हमारे साथ में हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी। और गिरीश गौतम जी ने कोरोना काल के होते हुए भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र को चलाया है, काबिल तारीफ है। आइए जान लेते हैं कि उन्होंने इस सत्र को किस दक्षता के साथ चलाया। जी, अब ये दक्षता से चली कि नहीं चली, ये मूल्यांकन आप करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रयास था कि विधायकों के ज़्यादा से ज़्यादा संवाद बने, से ज़्यादा लोग बोलें, अपने विकास की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात करें, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सफलता प्राप्त की। सर क्या लगता है जिस तरीके से कई विधानसभा अध्यक्ष रहे, हर एक विधानसभा अध्यक्ष की अपनी अपनी कार्यशैली रही है, आपकी भी एक अनूठी कार्यशैली रही। किस तरीके का नवाचार आप पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में करने का प्रयास कर रहे हैं और किया आपने और आगे भी करते हैं? प्रकृति ने स्वयं दो को एक तरह नहीं बनाया, पहली बात तो ये समझिए। तो कौन विधानसभा अध्यक्ष किस तरह का था, जरूरी नहीं कि हम भी उसी तरह, प्रकृति ने ही नहीं किया। दूसरा, मैंने नवाचार ये किया कि कई बार मैं भी विधायक था तो मुझे ऐसा लगता था कि नए भी, जैसे एक बार मैं भी नया था 2003 से 8 तक, पर नया होने के साथ साथ ये था कि ऐसी शख्सियत को हरा के आया था कि लगभग लगभग के आकर्षण का केंद्र भी था, अच्छे अवसर मिल जाते थे। परंतु उसी में देखते थे कि कई विधायक हैं जो संघर्ष से आए, बेचारे तप करके आए, तपस्या करके आए, सारी मेहनत करके आए, उनको अवसर नहीं मिलता था। उसके कई कारण थे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों न इनको अवसर दिया जाए। तो एक दिन उनके लिए हमने आरक्षित कर दिया, केवल उनका प्रश्न रहेगा। बल्कि आपने देखा होगा कि जब नया प्रश्न लगा, नए विधायक का प्रश्न आता था, तो मैं किसी को अगल बगल से उसको सपोर्ट करने की अनुमति नहीं देता था, बल्कि जो नियम है उस नियम से हट करके उसको और अवसर देता था। और ये लगता था कि खुद सक्षमता के साथ अपना प्रश्न पूछे। इसीलिए जब प्रश्नकाल आता था तो मैंने आदेश करके रखा था, मेरी टेबल में जितने 25 प्रश्नकर्ता हैं उनका नाम अलग से सूची में रहे, उनके सामने कितनी बार के विधायक हैं वो लिखा रहता है, प्रथम बार 1, 2 बार 2, ऐसा करके। तो जब वो प्रश्न सामने किसी का आता तो समझ जाता था कि पहली बार का है, दूसरी बार का है, ऐसा कर। बाकी 3-4 वालों को तो खुद पहचानता था। तो इसलिए ये प्रयास हुआ कि भाई इनको भी एक अवसर मिले। और मुझे खुशी है कि हमारे नए विधायकों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और काफ़ी अध्ययन करते थे उस विषय को लेकर के, जो उनके मन में जिज्ञासा प्रश्नों की थी या जो समस्या का क्षेत्र में सामना करते थे, उसको बखूबी उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। सर क्या लगता है आपको 26 तक विधानसभा चलनी थी, लेकिन कोरोना या अन्य कारणों से जो है तो बीच में ही स्थगित करना पड़ा, क्या चीजें छूट गई और क्या आगे ले जाने का प्रयास? अभी तो कई विषय रह गए थे, आप देखते होंगे कई विभाग रह गए थे, करीब 9 से 10 का बिजनेस बकाया था। और जिस तरह से विधायक का पार्टिसिपेशन था वाकई में बहुत अच्छा था, परंतु 26 भी चलती तो भी शायद वो सारे विषय नहीं आ पाते, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारा और लगातार बढ़ते हुई कोरोना बीमारों की तादाद जो बढ़ रही थी, उसके कारण सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा। भोपाल में भी नाइट कर्फ्यू है और इंदौर में भी है और कई जगह धारा 144 लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम विधानसभा चला रहे हों, भोपाल में नाइट कर्फ्यू लग रहा हो, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता था हमारे विधानसभा के ऊपर कि भाई जब नाइट कर्फ्यू है, तमाम 144 लगी है, तो आप ही क्यों अड़े हुए हैं विधानसभा चलाने में। इसलिए सबसे बातचीत करके सारे लोगों से तब ये तय हुआ कि विधानसभा को सीमित करना। तो कल ही सीमित नहीं होना था, अभी चल एक आध दिन और चला करके तब उसको बंद करना था। परंतु जब वो गुलेटिंग करना पड़ा और ये लगा कि सारे विषय नहीं आ पाएंगे, तो गुलेटिंग के अलावा कोई तरीका था नहीं। तो उसका जब उनने बहिर्गमन कर दिया तो ये हुआ कि जब बहिर्गमन ही कर दिया तो अब कल चलाने का क्या औचित्य है। इसलिए जब प्रस्ताव आया संसदीय कार्य मंत्री का तो पूरे सदन सहमत हुआ, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। सर एक बात और सामने आई कि जिस तरीके से आप चिंतित रहे, विधानसभा अध्यक्ष जैसे ही बने, आपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो है आवास की, सरकारी आवास की बात की, उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें? छोटी छोटी बातों को पकड़ना। आखिर अभी तक हम उन कर्मचारियों की समस्या क्यों नहीं सुन सके? अभी मैं किसी से प्रश्न नहीं कर रहा हूं, पर वो भी तो जिससे यदि ऐसा माना जाता हो कि विधानसभा का मुझे मुखिया नियुक्त किया गया है, तो यदि मैं विधायकों का संरक्षक हूँ, मंत्रियों को सहायता करने वाला माना जाता हूँ,
या हमारे तो विधायकों का संरक्षक हूँ, तो परिवार का हमारा जो कर्मचारी है वृत्त से लेकर के क्लास 1 तक जो वहाँ काम करते हैं, विधानसभा का संचालन ठीक से हो सके, कितनी रात दिन मेहनत करते हैं। अब जैसे जब कल नए पूरक सूची का सवाल आया, फटाफट टाइप होकर के उनमें पूरक सूची, कितनी मेहनत करते हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उनके भी संरक्षण की जिम्मेदारी तो हमारी है, मुखिया होने के नाते हम ही को करना पड़ेगा, कौन करेगा उसको। इसलिए मैंने ये विचार किया कि उनकी समस्या को सुनना, और जब समस्या सुना तो ऐसा लगा कि कोई समस्या ऐसा नहीं कि कोई हिमालय पर्वत है जहां मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। ये छोटा सा पहाड़ है, चढ़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा। मैंने चढ़ने का प्रयास किया कि मैं क्यों नहीं चढ़ सकता। हिमालय पर्वत होता तो मैं चढ़ता, पर छोटे से एक टीले को न पार कर पाऊं ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं संकल्पित था कि मुझे पार करना, इसलिए सारी व्यवस्थाएं की। हमारे कर्मचारियों को सुविधा मिले, हमारे कर्मचारियों को मकान का जो इतने दिन से प्रतीक्षारत हैं उसकी सूची को तत्काल स्वीकृत कराना, इसलिए इस दिशा में आगे बढ़े हैं हम। सर, पूरे मध्य प्रदेश के लिए आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन एक बात आपने अपने क्षेत्र में जाके कही कि मैं रीवा के लिए कुछ और हट के करना चाहूंगा और रीवा के लोगों के लिए अलग कुछ होगा, तो क्या करना चाहिए? हम सर्वोच्चता प्राप्त करके दूसरे देश में हों तो भी मातृभूमि हमारे लिए सर्वोपरि है। तो यदि हम विधानसभा के भीतर स्पीकर होकर की सर्वोच्चता पर पहुंचे हैं तो मातृभूमि हमारी कहाँ, जहां से, इस कारण से नहीं कि पैदा हुआ, इस कारण से कि राजनीतिक, जहां से मुझे राजनीतिक ऊंचाई मिली या लोगों ने जिता करके भेजा, यदि वो नहीं जिताए होते तो कौन मुझे स्पीकर बनाता। तो उसके लिए मुझे पक्षपात करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। कोई उनका फैसला विधानसभा में नहीं होना, विधायक नहीं है वो तो आम जनता है, आम क्षेत्र के लोग हैं, उनके विकास का सवाल है। तो स्पीकर होने का मतलब ये थोड़ी कि विकास का काम हम नहीं करेंगे, लोगों के कल्याण का काम नहीं करेंगे, सब करेंगे। और इसीलिए कहा कि यदि इनके लिए लड़ना, इनके लिए मांग करना, इनके लिए दबाव बनाना, यदि पक्षपात किसी को दिखाई पड़ता हो तो ऐसा मैं पक्षपात करूंगा, ये मैंने कहा। सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से विधानसभा का ये सत्र चलाया। ज्यादा जो है तो विपक्ष के विधायक बहुत ज्यादा मतलब उस पर नहीं उतारू हुए कि बिल्कुल लगातार उन्होंने विरोध किया हो या बहिर्गमन बहुत ज्यादा किया हो। इसके लिए आपने किस तरीके की रणनीति? 2-3 चीजों का ख्याल रखा। मैं जब बैठता था विधानसभा में, इस बार तो अभी तो जब 2003 में आया तो केवल सत्ता में बैठा, पर वही 15 महीने विपक्ष में ही बैठने का अवसर मिला अपने को। हाँ, तो ज्यादा दिन विधानसभा नहीं चली, छोटा मोटा जो चला तो विपक्ष के बतौर विधायक के बतौर भी मुझे अवसर मिला। और एक बार तो कमलनाथ जी की सरकार थी तो मैं इतना प्रश्न कभी नहीं लगाता था, परंतु एक बार 15 दिन में जो 4 प्रश्नों को तो मैंने बौछार लगा दी थी, 60 प्रश्न लगाए थे। एक में तो 90 और 95 96 प्रश्न लगा दिए। तो ये ऐसा मुझे लगा कि इस तरह का विधानसभा का जो उपयोग है या विधानसभा के भीतर से वो क्षेत्र के तमाम सारी समस्याओं के निराकरण का यदि मंच बन सके तो उसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए उस दिशा में मैं आगे बढ़ा। हमारे जो विधायक हैं या जो विधानसभा के भीतर से जीत करके आते हैं, बड़ी मेहनत करके आते हैं, तो वो अच्छी बात कर सकें, ये मेरा जोर ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को कह सकें। सर, आप सीनियर विधायक हैं, लगातार विधानसभा में जीत कर आए, सब कुछ आपने देखा, संसदीय कार्य आपने देखा, और अब आप विधानसभा के स्पीकर हैं, एक मर्यादित पद है। तो बाकी और बचे हुए विधायकों को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, क्या संदेश आप देना चाहिए? अब मेरे सामने पक्ष विपक्ष तो है ही नहीं है। मैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुखिया के बतौर विधानसभा में भी बैठाया गया और विधानसभा के भीतर जहां माननीय सदस्य बैठते हैं वहां भी आसंदी से बतौर स्पीकर बैठता हूं। और इसीलिए मैं उन विधायकों का भी जो उसमें है, दल मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने हमारा सम्मानीय विधायक है, उसके संरक्षण का जो भी हमसे बन सकता हो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं वो करूंगा कि उसका संरक्षण हो। और इसीलिए मैंने प्रयास किया। और जो आप कह रहे थे कि भाई ज्यादा नहीं किया विधायकों ने, तो मैंने 2 बातें सोची। एक तो ये सोचा कि जब मैं बताया कि मैं जैसे 17-18 साल रहा तो मैं देखता था एक सवाल को लेकर के कई बार हल्ला मचा करके बाहर जाना, बहिर्गमन करना, तो उसमें समय निकालो। तो समय आया करीब 20 और 25 मिनट का, विधानसभा स्थगित होना, बाहर निकल के जाना, तो माने 20 से 25 मिनट कोई सार्थक बहस नहीं हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि यदि छोटे मुद्दे को लेकर के इस तरह की कोई स्थिति बनती है
तो क्यों ऐसा करना? वही 15 मिनट हम उनको बोलने का मौका दे देते हैं। तो जैसे ही मैंने 15 मिनट का या 20 मिनट का बोलने का मौका दे दिया, नाम है सूची में नहीं है, हमने ये देखा नहीं, मैंने ये कहा कि जो हाथ उठा रहा है उसको बोलने में देना, 1 मिनट में अपनी बात कह डालो। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट नहीं होता, अपना 2 मिनट 1.5 मिनट लगा करके अपनी बात कह डाल। तो 18-20 लोगों को पीडब्ल्यूडी वाले उसमें विभाग की चर्चा में 18-20 लोगों को अतिरिक्त समय दे दिया, जो बोल पाए अपनी बात कह लिया। अच्छा, हम न देते, मान लीजिए समय नहीं देते कि भाई जितना है समय उतना ही देना अपने को, तो 18-20 लोग हल्ला करते तो 15-20 मिनट अपने आप बेकार जाता। तो वो समय बेकार न जाए, उससे बेहतर 18 लोगों को बोलने का अवसर मिल जाए। अब वो मिल गया इसलिए उनको लगता है कि हमको अवसर मिल गया। तो ये हो सकता है कि इस कारण से उन्होंने सोचा हो कि ठीक है भाई, ज्यादा बोलने को मौका मिल रहा तो क्यों ऐसा करना, इसलिए ठीक से सुचारू रूप से विधानसभा चल गई। सर, एक और परंपरा आपने शुरू की है, जब से आप अध्यक्ष बने या विधायक रहे होंगे तब भी आपकी परंपरा रही होगी कि जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उनके घर पर जा करके उनसे मिलना और उनको सम्मान एक तरीके से देना, तो इसको आप कहाँ तक उचित? यही करना चाहिए। सबसे गुण, सबसे बेहतर कोई चीज है तो यही है। हमारे बुजुर्गों का यदि हम सम्मान नहीं कर पाए, हमारे सीनियर, हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका सम्मान नहीं कर पाए, तो फिर इसका मतलब कि हम पूरी तरह से राजनीति में या समाज के क्षेत्र में कार्य करने में पूरी तरह से अक्षम मानते हैं अपने को। समाज में रहना है, वरिष्ठों का सम्मान करना, ये कोई ऐसी नहीं है कि हम आज कर रहे हैं, ये तो हर जमाने से इस तरह का है। और इसीलिए एक बार याद हो कि मैंने कहा था कि फेसबुक में मैं कम भरोसा करता हूँ, फेस टू फेस में ज्यादा करता हूँ। तो ऐसा भी तो मैं उनसे हाल चाल पूछ सकता था, फेसबुक में मैसेज डाल सकता था, ट्विटर कर सकता था। अच्छा, हमसे न बनता हो तो एक कर्मचारी लगा लेते कि भाई ये कर दो, उसका ट्विटर कर दो। अब वो न करके मैं सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ, तो उसको लगता है कि यार सामने आने का जो आत्मीयता पैदा होती है, जो इंटीमेशन होता है, वो शायद वो इंटीमेसी जो होती है वो शायद उसमें फेसबुक में नहीं होती। फेसबुक में तो इंटीमेशन होता है, वहाँ फेस टू फेस में इंटीमेसी होती है। और आत्मीयता का बोध पैदा हो एक पक्ष में, तो इससे बड़ा यदि इसमें मैं सफल हो सका तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। यही दूसरों को भी करना, नहीं समय तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए सबको, और इससे बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा मैसेज जाता है, बहुत अच्छा संदेश जाता है। और कई बार तो छोटे स्तर पर ही, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं सब मेरा प्रेरणा, मैं सबका स्रोत बनूं, पर इन 2 आदमी भी मेरे इस सिद्धांत विचार को फॉलो कर पाए, यही सबसे बड़ी अपनी सफलता है। सर, कई दशक से आप राजनीति कर रहे हैं, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फर्क महसूस? सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले 100% फेस टू फेस था, अब वो परसेंटेज घस करके फेसबुक हो गया। ये सबसे बड़ा अंतर तो यही है। पहले पार्टी के भीतर सदस्यता बनाना हो तो घर घर जाना, अब ये जब से आपका फेसबुक आया है, ये ट्विटर आया है, हैंडल आया है, इंस्टाग्राम आया है, तब किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं। कौन सदस्य बना है अपन जानते नहीं, क्योंकि उसने ऑनलाइन नंबर आया, उस नंबर में फीड कर दिया, फीड करके चला गया। अब वो चला गया, वो सदस्य बन गया तो रिकॉर्ड में तो है, वो नंबर आ गया, पर हम उसको स्वयं नहीं जानते कि हमारा मेंबर है, पार्टी का मेंबर है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही आया। इससे बड़ा अंतर क्या हो सकता है कि पूरी तरह से जो सामने हमारा सदस्य बना, उससे हमारा परिचय नहीं है और वो हमारा सदस्य है। तो एक तो बड़ा अंतर यह आया। दूसरा अंतर यह आया कि राजनीति में वर्तमान में जो प्रभाव एक तरह से अर्थ का हम देखते हैं, अर्थ का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा भ्रष्टाचार करके कोई चीज हो रही, अर्थ का मतलब कि सुविधा ज्यादा। मैं उस जमाने का राजनीति करने वाला हूं जब हमेशा 70-70 किलोमीटर 150-150, 200-200 लोगों को लेकर के पद यात्रा किया करता। कलेक्ट्रेट में हमको प्रदर्शन करना तो 60-70 किलोमीटर दूर से 100-150 आदमियों को लिया और 2 दिन में पहुंचते थे कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने में। आते थे कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते थे, अपनी बात कहते थे, फिर 2 दिन लौटना, ये कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बाद में फिर जब आगे बढ़े, न केवल मैं अपना बता रहा हूँ, सबका यही था कि फिर ट्रैक्टर आ गए, तो ट्रैक्टर में पुआल बिछाना, दरी बिछाना, उसी में धक्का खाते हुए लोगों को बैठा करके कलेक्ट्रेट तक या मुख्यालय, जिस मुख्यालय में वहां आना। फिर इसके बाद हुआ ये एक कमांडर जीप आई,
तो हम लोग कमांडर जीप का जुगाड़ करते, उसमें 15-20 आदमी बैठा करके कमांडर से आना। फिर इसके बाद बस आई, तो फिर ट्रक आया, तो फिर ट्रकों में बैठा के लाना। ये अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। फिर बस आई तो बस में बैठा के लाना। फिर बोलेरो आई तो बोलेरो में बैठा के लाना। अब स्कॉर्पियो चाहिए, टाटा सफारी चाहिए, हमारा ये कौन सी बड़ी गाड़ी जिसमें हम चढ़ते, क्या नाम है उसका, इनोवा नहीं, दूसरी कोई गाड़ी है, फॉर्चूनर। तो अब इस तरह का चाहिए। हमारे प्रदर्शन में आने वाले को फॉर्चूनर में लेके आना। तो अब ये परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता, ये है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि कोई कमी है। युवा लोगों के पास गाड़ी है तो गाड़ी से आते हैं बेचारे, क्या करें। युवा राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में उनको जिस तरीके से अपना भविष्य नहीं दिखाई देता, या काफी लंबा समय उनको राजनीति में आने के बाद कोई पद की प्राप्ति होती है, इसके लिए आप क्या समझते हैं? अब संदेश तो मैं बड़ा दे सकता हूं, पर उनको ऐसा लगता हो कि मैं पद में जमे रहने के लिए उनके लिए संदेश देना चाहिए। 2 बातें याद रखने की आवश्यकता है नौजवानों को। अवसर आएगा, 2 बातों को ध्यान में रखना, धैर्य और धीरज। और इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, भगवान राम तब बने जब 14 साल धीरज और धैर्य के साथ उन्होंने एक वचन का पालन करके लौट के आए। तो न केवल हमारे अयोध्या के राजा बने, बल्कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो धीरज और धैर्य दोनों चीजों की आवश्यकता है। नौजवानों में जोश हो पर होश बना रहे, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो दर्शकों, हमारे साथ में थे गिरीश गौतम जी, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं, और उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के जो कार्यकाल को जिस तरीके से चलाया, कि चाहे पक्ष या विपक्ष के विधायक हों या अन्य दल के विधायक हों, उन सभी को साधने का प्रयास भी किया, और युवाओं को उन्होंने ये संदेश दिया है कि राजनीति में आएं और धैर्य रखें। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, जय। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।